Hello everyone, welcome back to Smart As Learning Platform. Today we are going to study the chapter The French Revolution Part 3. दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हो. लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी कैसी हुआ करती थी. वही सेम हम इस टॉपिक में भी या इस पार्ट में भी कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि टैक्स इंक्रीज़ होने की वजह से और टैक्स इंक्रीज़ होने की वजह से और प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज़ होने की वजह से पीजेंट्स एंड वर्कर्स ने रिवोल्ट कर दिया था. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी फ्रेंच सोसाइटी में सबसे ज़्यादा निचली जो आप कह सकते हो कोई कास्ट या जो कम्युनिटी हुआ करती थी वो कौन सी थी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स की. ठीक है. एक तो इन्हें टैक्स भी बहुत पे करना पड़ता था, ऊपर से इतनी इनकी इनकम भी नहीं थी. ये एक मतलब जो ब्रेड का जो प्राइस इंक्रीज़ हो गया था वो अफोर्ड कर पाते. ठीक है. तो ब्रेड का प्राइस एक्चुअली इंक्रीज़ क्यों हुआ था, क्योंकि प्रोडक्शन ब्रेड का बहुत कम हो रहा था. ठीक है. इसलिए ब्रेड का प्राइस इंक्रीज़ किया गया बिना इन दोनों कम्युनिटीज़ की ध्यान में रखे गए. ठीक है. अब यहाँ पे टैक्सेस भी इंक्रीज़ हो गए थे. टैक्सेस जबकि आपको याद होगा कि सिर्फ थर्ड ई स्टेट के लोग पे किया करते थे. ठीक है. तो थर्ड ई स्टेट के मतलब आप बिल्कुल ही समझ लो, थर्ड ई स्टेट के भी बिल्कुल निचली जो कम्युनिटी थी वो कौन सी थी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स की. ठीक है. थर्ड ई स्टेट में चूँकि रिच बिजनेसमैन वगैरह भी आते थे, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा कम इनकम वाले थे वो कौन थे, पीजेंट्स एंड वर्कर्स. ठीक है. तो ऑब्वियसली टैक्स इंक्रीज होने से सबसे ज़्यादा परेशानी किसे थी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स को. ठीक है. अब उस टाइम पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था मिडिल क्लास के नाम से. ठीक है. एक नया सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ मिडिल क्लास के नाम से, जो कि एक्चुअली अपनी कमाई कैसे करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करके, गुड्स को मैन्युफैक्चर करके और ओवरसीज ट्रेडिंग करके. ठीक है. ये भी पार्ट थे थर्ड ईस्ट स्टेट्स के. ठीक है. अब कुछ फिलोसफर्स आए. ठीक है. उन्होंने क्या आइडिया प्रपोज किया, इक्वल लॉ का. ठीक है. इक्वल लॉ से यहाँ पे क्या मतलब है कि जैसे फर्स्ट टू ईस्ट स्टेट्स, ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी है, वो जो बाय बर्थ प्रिविलेज उनके पास रहता था वो उनके पास ना होके थर्ड ईस्ट स्टेट की तरह वो भी टैक्स पे किया करें. ठीक है. भले ही वो इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, वो मतलब टैक्स वो भी पे किया करें, ना कि जो थर्ड ई स्टेट अकेला अपना भी प्लस फर्स्ट टू ई स्टेट्स का भी जो पे करता है वो ना पे करके तीनों ई स्टेट एक साथ सिमिलर टैक्स पे करें. ठीक है. ना ज़्यादा ना कम. ठीक है. अब और कुछ फिलोसफर्स आए. ठीक है. अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, उस समय कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन पास करनी होती थी या स्प्रेड करनी होती थी कोई इन्फॉर्मेशन, उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा मीडियम था उस समय का क्या, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. ठीक है. न्यूज़पेपर्स और बुक्स बहुत ही अच्छा मीडियम हुआ करते थे उस समय के लिए, क्योंकि ये सब लोग ही मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे वो अफोर्ड कर लिया करते थे. ठीक है. तो आसानी से कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है तो आप आसानी से इन दोनों मीडियम के थ्रू कर सकते थे. ठीक है. अब जो फिलोसफर्स थे वो भी अपनी बुक्स में ही चूँकि लिखा करते थे. ठीक है. ये सब चीज़ें क्योंकि अफोर्डेबल रहती थी, जो एजुकेटेड पीपल थे एटलीस्ट वो तो अफोर्ड कर सकते थे ये चीज़ें. ठीक है. तो और कुछ फिलोसफर्स हैं, अपनी बुक्स लिखी उन्होंने क्या आइडिया प्रपोज किया कि डिवीजन ऑफ पावर हो जाना चाहिए. ठीक है. अब जैसे किंग के पास अकेले के पास इतनी पावर है, ठीक है, वो अब बढ़ जानी चाहिए. किन में, लेजिस्लेचर में, द एग्जीक्यूटिव में और द जुडिशरी में. ठीक है. ये टर्म आप देखो, ये जो तीन टर्म है, ठीक है, वो आपको हर डेमोक्रेटिक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगे. ठीक है. हर डेमोक्रेटिक कंट्री ये डिवीजन ऑफ पावर फॉलो करती है. ठीक है. तो उस समय के लोगों ने भी यही इंट्रोड्यूस किया, फिलोसफर्स ने यही प्रपोज किया कि जो किंग है उनको भी अपनी पावर डिवाइड कर लेनी चाहिए. किन किन में, लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में. ठीक है. अब हाँ, एक और चीज़, मिडिल क्लास ऐसे फर्स्ट टाइम पे टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, वैसे ही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी भी फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे ये टर्म्स. किस टाइम पे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, किंग डिडंट होल्ड द पावर टू टेक डिसीजन अलोन. ठीक है. लास्ट वीडियो में अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किंग के अकेले के पास इतनी पावर नहीं होती थी कि वो बड़े बड़े डिसीजन अपने आप ले सकें. ठीक है.
इसलिए उन्होंने उनको क्या बुलानी पड़ती थी, ए मीटिंग ऑफ ईस्ट स्टेट जनरल। ठीक है, ईस्ट स्टेट जनरल आई होप सबको याद होगा। हर ईस्ट स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव जाते थे अपने ईस्ट स्टेट को प्रेजेंट करते हुए। ठीक है, मीटिंग होती थी उनकी, डिसीजन जो था, जो भी किंग को लेना होता था वो पास किया जाता था। ठीक है, अब डिसीजन पास हो गया तो वो डिसीजन ले लिया जाएगा, और अगर नहीं पास हुआ तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती थी। ईस्ट स्टेट जनरल एक्चुअली ये है। ठीक है, एक कम्युनिटी जिसमें रिप्रेजेंटेटिव बैठते थे हर ईस्ट स्टेट के। ठीक है, अब उसमें से उस मीटिंग में कौन कौन गया, 300 रिप्रेजेंटेटिव गए फर्स्ट ईस्ट स्टेट्स के, फर्स्ट 2 ईस्ट स्टेट्स के, और 600 अकेले के गए किसके, थर्ड ईस्ट स्टेट्स के। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Voting in the East State General in the past had been conducted according to the principle that each East State had one vote. ठीक है, अभी क्या बोलना चाह रहे हैं कि ईस्ट स्टेट जनरल का जो प्रिंसिपल था वो क्या था कि मान लो 3 ईस्ट स्टेट्स हैं। ठीक है, तो हर 3 ईस्ट स्टेट के पास सिर्फ एक ही वोट होगा। ठीक है, मान लो फर्स्ट ईस्ट स्टेट है, उसके पास भी सिर्फ एक ही वोट। ठीक है, सेकंड ईस्ट स्टेट है, उसके पास भी सिर्फ एक वोट। सिमिलरली थर्ड ईस्ट स्टेट के पास भी एक ही वोट। ठीक है, अब दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। ठीक है, अब लुइस 16 क्या चाहते थे कि यही सेम प्रैक्टिस फिर से मतलब वो यूज़ करें। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेट की मजबूरी बन चुकी थी जो टैक्स इंक्रीज करे। ठीक है, तो लुइस 16 बहुत ही मतलब बहुत डिटरमाइंड हो चुके थे कि हाँ मुझे टैक्स कैसे भी इंक्रीज करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट 2 ईस्ट स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, टैक्स इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है, क्योंकि उन्हें पे नहीं करना है तो उसके अगेंस्ट कभी जाते ही नहीं। ठीक है, तो मान लो अगर टोटल 3 वोट हुए, ठीक है, क्योंकि हर ईस्ट स्टेट का एक एक वोट है, तो टोटल 3 वोट हुए, उसमें से 2 वोट तो किंग के मतलब साइड ही है। क्यों है, क्योंकि टैक्स उन्हें पे करना नहीं है फर्स्ट 2 ईस्ट स्टेट्स को, तो ऑब्वियसली वो हामी भरेंगे लुइस 16 के इस डिसीजन पे। ठीक है, तो अगर 3 में से 2 लोग भी कोई डिसीजन पास कर रहे हैं तो वो डिसीजन तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज़ लुइस 16 भी यही चाहते थे कि जो मैं टैक्स इंक्रीज कर रहा हूँ उसका डिसीजन पास हो जाए आसानी से। ठीक है, तो वो चाहते थे कि यही जो प्रिंसिपल है लोग इसी पे भी काम करें या इस पे फिर से काम करें। ठीक है, या इसी को फॉलो करें कह सकते हैं। ठीक है, बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड ईस्ट स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा घाटा इसमें किसका हो रहा था, थर्ड ईस्ट स्टेट का। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स इंक्रीज हो जाता तो किसका यहाँ पे सबसे ज़्यादा घाटा किसका था, थर्ड ईस्ट स्टेट वालों का। ठीक है, क्योंकि पीजेंट्स एंड वर्कर्स भी इन्हीं के मेंबर्स थे। ठीक है, याद अगर आपको आए, और रिवोल्ट भी इसी के लिए हुआ था कि टैक्स इंक्रीज क्यों किए गए। ठीक है, अब जो थर्ड ईस्ट स्टेट के लोग थे, ठीक है, सबसे ज़्यादा इधर घाटा चूँकि उनका हो रहा था, तो उन्होंने क्या डिमांड किया यहाँ पे कि किंग इस प्रैक्टिस को हटा के, ये जो रियली जो प्रैक्टिस थी 1 ईस्ट स्टेट 1 वोट, ठीक है, इस प्रैक्टिस को हटा के वो क्या कर दे, हर एक मेंबर, मान लो थर्ड ईस्ट स्टेट के मेंबर्स जो हैं और जो तीनों ईस्ट स्टेट के हर एक मेंबर के पास एक एक वोट होगा। ठीक है, ये उन्होंने क्या प्रपोज किया कि इन्होंने प्रपोज किया थर्ड ईस्ट स्टेट के लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप सोचो 300 प्लस 300, ठीक है, फर्स्ट 2 ईस्ट स्टेट्स के मिला के भी 600 वोट्स उनके अकेले के हो गए। ठीक है, अब 600 लोग यहाँ पे मान लो हामी भरते, ठीक है, और थर्ड ईस्ट स्टेट के लोग यहाँ पे हामी भरते, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो डिसीजन था वो डिसमिस हो जाता। ठीक है, क्योंकि आधे लोगों ने हामी भरी है और आधे लोगों ने नहीं भरी है। ठीक है, अगर हम लोग जो थर्ड ईस्ट स्टेट के लोगों ने जो आइडिया प्रपोज किया था उस हिसाब से चलते तो। ठीक है, अब दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर्स लाइक रोजे इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये वाली जो चीज़ थी कि थर्ड ईस्ट स्टेट जो प्रपोज किया था कि हर मेंबर के पास या ईस्ट स्टेट के हर एक मेंबर के पास एक वोट होगा। ठीक है, ये वाला जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था वो किसने और पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था, किस फिलोसफर्स ने, कौन से फिलोसफर ने, रोज ने अपनी बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके जो थी। ठीक है, when the king rejected this proposal members of the third east state walked out of the assembly in protest। ठीक है, अब किंग का इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था, अगर वो यहाँ पे थर्ड ईस्ट स्टेट को
ये वाले डिसीजन को मानने से मतलब वो इसमें हामी भर देते, तो इसमें सबसे ज़्यादा घाटा किसका था? किंग का, ठीक है, क्योंकि अगर ये जो डिसीजन था डिसमिस हो जाता और ट्रेजरी तो एम्प्टी रहती ना, फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता कि पैसा कहाँ से आएगा फिर, ठीक है। तो थर्ड ई स्टेट वालों ने इसमें क्या कर दिया, उन्होंने प्रोटेस्ट में वो लोग बाहर निकल गए, ठीक है, जो असेंबली मतलब जो जिस हॉल में लोग बैठे हुए थे वो उधर से बाहर निकल के चले गए थर्ड ई स्टेट वाले लोग, क्योंकि किंग ने उनका ये प्रपोजल, ये जो ईच मेंबर 1 वोट रहेगा वो ठुकरा दिया था, ठीक है। अब द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड ई स्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोक्स पर्सन फॉर द होल फ्रेंच नेशन, ठीक है। अब जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड ई स्टेट के, ठीक है, वो अपने आप को क्या देख रहे थे? स्पोक्स पर्सन, स्पोक्समैन। स्पोक्समैन आप कह सकते हैं कि पूरे नेशन की बात जो किसी तक पहुंचा रहा है, ठीक है, या पूरे नेशन के लिए जो बोल रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं स्पोक्समैन फॉर द होल नेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड ई स्टेट के, वो अपने आप को स्पोक्समैन मान रहे थे पूरे फ्रेंच नेशन का, ठीक है, क्योंकि ये अकेले थर्ड ई स्टेट की प्रॉब्लम नहीं थी, ये जो टैक्स इंक्रीज हो रहे थे वो थर्ड ई स्टेट की अकेले की प्रॉब्लम नहीं थी। फर्स्ट टू ई स्टेट्स को, अगर मान लो बाद में लॉ भी आता कि फर्स्ट टू ई स्टेट्स को भी पे करना पड़ेगा टैक्स, ठीक है, मान लो कोई लॉ भी आता था, तो इन लोगों का भी इसमें घाटा ही था, ठीक है, क्योंकि एकदम से इनको टैक्स पे करना पड़ता, ऑल दो रिच है लेकिन तब भी टैक्स तो इंक्रीज मतलब फिर होता ही रहता, तो सबका एकदम से घाटा था एकदम से, ठीक है। तो मतलब एक टाइप से घाटा हो रहा था सबका। तो यहाँ पे थर्ड ई स्टेट वाले जो थे, उन्होंने जो उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने अपने आप को क्या मान लिया या अपने आप को कैसे देखा? स्पोक्समैन देखा पूरे फ्रेंच नेशन के लिए, ठीक है। ऑन 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सलीज, ठीक है। 20 जून की जो तारीख थी उस दिन ये सब लोग असेंबल हुए, मतलब ये सब लोग इकट्ठा हुए, जो 600 लोग थे, ठीक है, ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव थे वो इकट्ठा हुए कहाँ पे? इंडोर टेनिस कोर्ट में, जो कि कहाँ था? ग्राउंड ऑफ वर्सलीज मतलब जो अभी जिस एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट को ये लोग मेंटेन करने की सोच रहे थे, ठीक है, या जो किंग जो बहुत ही आलीशान जो कोर्ट बना हुआ था वर्सलीज में, उस कोर्ट को जो मेंटेन करने की सोच रहे थे, उसी के ग्राउंड्स के टेनिस कोर्ट में ये सब लोग असेंबल हुए, ठीक है। They declared themselves as a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch, ठीक है। अब क्या हुआ? उन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया? नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। क्यों? यहाँ पे जो कि किंग डिसीजन उनके फेवर में लेते ही नहीं थे कभी, ठीक है, जो भी आप देखो उनके डिसीजन होंगे हमेशा थर्ड ई स्टेट्स के विरुद्ध ही लिए जाएंगे, ठीक है। तो मतलब लोगों के अंदर भी ये फीलिंग आ गई थी कि अब इन्हें हमारे अगेंस्ट ही जाना है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया? अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि हम कसम खाते हैं कि हम लोग तब तक इस जगह से नहीं हटेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दें, ठीक है, जो कि जो मोनार्की है उसकी पावर को लिमिट कर देगा, ठीक है। अब जैसे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का लास्ट टाइम में मैंने लास्ट पेज में भी एग्जांपल दिया था, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उनकी पावर भी कहीं कहीं लिमिट हो जाती है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है अब उनके पास भी ये पावर नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को छोड़ के डिक्टेटरशिप या मोनार्की टाइप की कुछ स्टार्ट कर सके, ठीक है, उनके पास इतनी पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं, कुछ लॉज लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिससे वो बंधे हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? उनकी पावर पे एक लिमिट लग गई है कि एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही वो अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं, या एक लिमिट तक ही वो अपनी पावर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वही सेम चीज़ थर्ड ई स्टेट की रिप्रेजेंटेटिव ने करनी चाहिए, किसके साथ? किंग के साथ, ठीक है। तो क्या डिक्लेयर कर दिया उन्होंने? अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने ठान लिया, ठीक है, कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही उठेंगे। दे वर लेड बाय मेराबियो एंड एबी साइज, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, अगर आप देखो तो ये दोनों नाम प्लीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, डू रिमेंबर दिस। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of a need to do away with the society of feudal privilege, ठीक है। Although
जो मीराबियो थे वो थर्ड ईस्ट स्टेट से बिलोंग भी नहीं करते थे, ठीक है, तब भी नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे। अब नोबिलिटीज होते, नोबिलिटी सेकेंड ईस्ट स्टेट के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। थर्ड ईस्ट स्टेट के मेंबर भी नहीं थे, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, पर वो भी इस चीज़ को मानते थे ये जो चीज़ हो रही है, जो फ्यूडल सिस्टम है वो गलत है, ठीक है, लोगों के साथ, थर्ड ईस्ट स्टेट के लोगों के साथ ये गलत हो रहा है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ मतलब रिप्रेजेंटेटिव को लेड किया किसने, मीराबियो ने, अभिसईस ने, ठीक है। ही बॉट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्सली, ठीक है। जो मीराबियो थे, ठीक है, वो ग्राउंड में आते थे और मतलब इतनी, आप कह सकते हो पावरफुल स्पीच से मतलब क्या मतलब है कि मोटिवेट करना एक टाइप से, ठीक है। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे या जितनी भी भीड़ इकट्ठी हो गई थी वर्सलीज के टेनिस कोर्ट में, और उनको क्या मोटिवेट करने के लिए वो स्पीचेस दिया करते थे, कौन, मीराबियो, ठीक है। जैसा कि हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये टेनिस कोर्ट की मतलब ओथ ली गई थी, ठीक है। ओथ में क्या बोला गया था कि हाँ हम ही कॉन्स्टिट्यूशन मतलब निर्माण करके ही हम उठेंगे, ठीक है, या फ्रांस का हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही उठेंगे। ये ओथ की मतलब पिक्चर किसी पेंटर ने ड्रॉ की थी उस टाइम पे, ठीक है। Abises, originally a priest, wrote an influential pamphlet called "What is the Third East Day?" ठीक है। अब ये दो मेंबर्स थे, मीराबियो और अबेसेइस, ये दोनों ही थर्ड ईस्ट स्टेट से बिलोंग नहीं करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो दोनों लेड कर रहे थे, क्या बोलते हैं, थर्ड ईस्ट स्टेट वालों को या रिप्रेजेंटेटिव को जो लेड कर रहे थे, नेशनल असेंबली को जो लेड कर रहे थे, वो दोनों ही थर्ड ईस्ट स्टेट से बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। अबेसेइस भी कौन थे, एक प्रीस्ट थे, ठीक है, चर्च से बिलोंग करते थे, जो कि थर्ड ईस्ट स्टेट वाले लोगों से टैक्स लिया करते थे, ठीक है। तो वो भी किसके अगेंस्ट है, फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट है, ठीक है। उन्होंने भी एक इन्फ्लुएंशियल मतलब किसी चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पर, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंशियल चीज़ या इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट उन्होंने रिलीज किया, क्या नाम था उसका, व्हाट इज द थर्ड ईस्ट डे, ठीक है। While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil, ठीक है। नेशनल असेंबली तो बैठ चुकी थी अपनी, ठीक है, कि अब तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही उठेंगे, ठीक है। अब तो मतलब ये जो मोनार्की है वो विद कॉन्स्टिट्यूशन ही चलेगी, ठीक है, तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, ठीक है, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हो जाता, ठीक है। अब ये लोग तो सब लोग बिजी थे, ये जो थे रिप्रेजेंटेटिव थे या जो क्या बोलते हैं मीराबियो और अबेसेइस थे, वो सब तो बैठ चुके थे कि अब हम तो कॉन्स्टिट्यूशन बना के ही उठेंगे, ठीक है। बाकी का फ्रांस टर्मोइल से गुजर रहा है। तो टर्मोइल मतलब उनके अंदर ही अंदर, मतलब पूरे जो कंट्री थी उसमें बहुत ही बुरी सिचुएशन चल रही थी, ठीक है, बहुत ही बुरी कंडीशन में लोग मतलब थे वहाँ के, फ्रांस के, ठीक है। टर्मोइल एक टाइप से आप कह लो कि कोई बहुत बड़ा मतलब तूफान सा आता ना, ठीक है, तूफान बोलते हैं ना हम लोग के, मतलब तो गए काम से, अब तो मतलब ऐसा मतलब इतनी कंडीशन ख़राब हो चुकी है, ऐसा लग रहा है मतलब तूफान सा आ रहा है, ठीक है, एक टाइप से, ठीक है। तो टर्मोइल यहाँ पे क्या है कि तूफान भी नहीं, मतलब टर्मोइल मतलब बहुत ही वैसी स्थिति हो जाना लोगों की, बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाना, ठीक है, किसी भी स्टेट की, ठीक है। A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. ठीक है, अब प्राइस ऑफ ब्रेड ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके थे, जिसके अगेंस्ट में पीसेंट्स एंड वर्कर्स रिवोल्ट भी कर चुके थे। उन्होंने बेस्टाइल भी तोड़ दिया था, जो कि एक फ्रांस का बहुत ही जाना माना प्रेजेंट था, उसे भी तोड़ डाला था, ठीक है। उसके जो टुकड़े थे वो भी बिक चुके थे। इतना सब होने के बाद भी क्या हुआ, लास्ट में प्राइस ऑफ ब्रेड और इंक्रीज हो गए। ऑलरेडी इंक्रीज होने के बाद फिर ब्रेड के प्राइस इंक्रीज कर दिए गए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतनी बुरी सर्दी पड़ी वहाँ पे, इतनी बैड हार्वेस्ट हुई, इतनी बुरी हार्वेस्ट हुई कि मतलब पूरा मतलब उनका जो प्रोडक्शन था, जो बचा कुचा प्रोडक्शन चल रहा था, वो और भी ख़त्म हो गया, ठीक है। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाई, ठीक है। अब जो बेकर्स थे, जो ब्रेड सप्लाई करते थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सप्लॉइट करना मतलब सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर दिया। जो भी लोग मांगने आते थे, कभी कभार उनके पास ब्रेड ही नहीं होती थी कि लोगों को दे पाए, ठीक है। सप्लाईज मतलब होर्डेड सप्लाईज, मतलब उन्होंने जो सप्लाईज थी या जो ब्रेड की जो प्रोडक्शन कंपनी से आ रही थी, वो उन्होंने रोकनी शुरू कर दी, ठीक है।
कभी कभार, ऑफन मतलब कभी कभार, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स, ठीक है। अब हजार मतलब घंटों तक जो औरतें थी वो अपने घर के लिए ब्रेड के लिए मतलब खड़ी रहती थी, ठीक है। एक तो जो बेकर थे वो दे नहीं रहे थे, ठीक है, उन्होंने सप्लाई ही बंद कर दी थी कि ख़त्म हो गई ब्रेड, अब नहीं बची है, आप लोग घर चले जाओ, ठीक है। इतना मतलब लोगों की मतलब क्यों लगती थी पूरी, क्योंकि एक तो ब्रेड का इतना प्राइस बढ़ गया था, जो बड़े लोग ही अफोर्ड कर सकते थे या जो मतलब बड़ी कम्युनिटी से भी जो बिलोंग करते थे वही अफोर्ड कर सकते थे इसे, ठीक है। तो उनकी जो वुमेन थी या जो जो हाउस होल्ड जो भी संभालती थी औरतें वगैरह, उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने गुस्से में वो शॉप के अंदर ही घुस गई, ठीक है, कि ब्रेड कैसे नहीं है, क्यों नहीं दे रहे लोग ब्रेड होने के बाद भी, ठीक है। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसी समय इतना मतलब जो औरतें थी वो इतनी गुस्से में थी, वो सारी शॉप्स में घुस गई, ठीक है, कि ब्रेड कैसे नहीं है, ब्रेड दो हम लोग को, ठीक है। हम लोग प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी हम लोग पैसे लेके आए हैं ब्रेड लेने के लिए, तुम ब्रेड नहीं दे रहे, ठीक है। तो गुस्से में अंदर घुस गए। उसी समय पे जो किंग थे उन्होंने क्या कर दिया, ट्रूप्स को ऑर्डर कर दिया कि आप अपने जो ट्रूप्स क्या होते हैं, जो सोल्जर की वो होती है, जब मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में सोल्जर अगर आप भेजते हो, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कह लो आप, ठीक है, उसे ट्रूप्स कहते हैं, ठीक है। तो जो किंग ने ट्रूप्स को ऑर्डर कर दिया कि अब आप सिटी के अंदर घुस जाओ, पेरिस की सिटी के अंदर घुस जाओ, और अब मतलब ओपन फायर कर दो, ठीक है। ओपन फायर मतलब जो सामने देखे उसे मार डालो, ठीक है, या शूट कर दो, ठीक है। अब और 14 जुलाई द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बैस्टाइल, ठीक है। बैस्टाइल इन्होंने जो ब्रेड के जो प्राइस थे वो इंक्रीज होने के बाद ही तो मतलब बैस्टाइल डिस्ट्रॉय हुआ था। तो 14 जुलाई को क्या हो गया, 14 जुलाई को जो इतना मतलब क्राउड इतना परेशान हो चुका था, ठीक है, उसने जाके क्या तोड़ दिया, जाके बैस्टाइल ही तोड़ दिया, ठीक है। ये जब मतलब एक तो तुमने ब्रेड के प्राइस बढ़ा दिए, ठीक है, ऊपर से जो बेकर्स हैं वो हम लोग को ब्रेड ही प्रोवाइड नहीं कर रहे, प्राइस इंक्रीज होने के बाद भी लोग लेने आ रहे हैं तो उन्हें भी ब्रेड मिल ही नहीं रही, ठीक है, बेकर्स दे ही नहीं रहे, उन्हें देने की स्थिति में ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन इतना कम हो रहा है, ठीक है। तो जो मतलब गुस्से से भरा जो क्राउड था वो 14 जुलाई को जाके मतलब स्टॉर्म्ड मतलब घुस गया, ठीक है, घुस गया, उसने पूरा बैस्टाइल तोड़ डाला, जो अकेला प्रेजेंट था फ्रांस के अंदर वो उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है। इन द कंट्री साइड र्यूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मेनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स who were on their way to destroy the ripe crops, ठीक है। अब क्या हुआ, जहाँ से ब्रेड बन के आती थी, ठीक है, जो प्रोडक्शन जो बन के आता था सिटीज़ में, वहाँ पे कंट्री साइड आप कह सकते हो कोई ऐसा एरिया जो बिल्कुल कंट्री के भी आउटस्कर्ट्स पे हो, ठीक है, या मतलब बॉर्डर के पास जो भी आप कह लो, हाँ बॉर्डर के पास कह लो आप, जहाँ पे कंट्री ख़त्म हो रही है ना आपकी, वहाँ पे उसके पास वाला एरिया कंट्री साइड कहलाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कंट्री साइड में रूमर फैलने लग गए विलेज टू विलेज के मतलब जो लॉर्ड्स हैं या जो लैंड के जो ओनर्स हैं उन्होंने हायर किए हैं लोग जितने भी खराब क्रॉपें हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। कॉट इन द फ्रेंजी ऑफ फियर peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked चैटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मतलब डर गए थे लोग ऑब्वियसली, ठीक है, कि राइप क्रॉप्स भी अभी लोग डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं, ठीक है, जो मतलब बचा कुचा सामान है वो भी डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं, इसलिए इस डर के कारण पीजेंट्स ने क्या कर दिया, उन्होंने सारे डिस्ट्रिक्ट को मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के पीजेंट्स ने सीज कर दिया होज एंड पिचफोक्स को। अब होज एंड पिचफोक्स अगर आप देखो तो मतलब फार्मिंग मतलब ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इन दोनों को लेके सीज मतलब अपने पास रख लिया, इन लोगों को सारा सामान रख लिया, अटैक कर दिया, ठीक है, क्योंकि इनके पास आर्म्स वगैरह या हथियार वगैरह तो कोई थे नहीं, हथियार के नाम पे सिर्फ यही दोनों चीज़ें थी, ठीक है, जिससे वो लोग खेती किया करते थे। तो इन्हीं चीज़ों को लेके उन्होंने अटैक कर दिया, वो जो उनके पे जो डिस्ट्रॉय करने आ रहे थे उनकी राइप्ड क्रॉप्स को, ठीक है, जो खराब क्रॉप थी उनको जो डिस्ट्रॉय करने आ रहे थे उनके ऊपर इन लोगों ने अटैक कर दिया, ठीक है, जो पीजेंट्स वगैरह थे। They looked hoarded grain and burned down documents containing records of manorial dues, ठीक है। अब
पीजेंट्स क्या थे, पीजेंट्स को भी जैसे मैंने बताया था तुम लास्ट टाइम भी, लास्ट वीडियो में भी, पीजेंट्स को टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो जो टैक्स पे करना पड़ता था जिस लैंड पे वो कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ओनर थे उन्हें मेनर कहा जाता था, ठीक है, लॉर्ड्स ऑफ मेनर, ठीक है। जो भी लैंड वो कल्टीवेट कर रहे हैं उसके जो ओनर थे उसको मेनर कहा जाता था, ठीक है। अब जो भी मेनर के जो जितने भी लोग आए थे डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो राइप्ड क्रॉप्स उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, पीजेंट्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। और उन मतलब जो भी ग्रेन वगैरह वो लेके जा रहे थे वो सब उन्होंने लूट लिया। लूट एंड मतलब लूट लिया एक टाइप से कि सब चुरा लिया, ठीक है। जो भी वो ग्रेन वगैरह लेके जा रहे थे, जितनी भी क्रॉप्स उनकी बची हुई थी अच्छी क्रॉप्स वो तो लेके जा रहे थे, वो उन्होंने सब लूट लिया, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट्स चला दिए कि हाँ मेनर ने कभी ऐसा ऑर्डर दिया था कि आप जितनी भी क्रॉप्स बची हैं वो लेके आ जाओ, ठीक है। तो इन्होंने रिकॉर्ड ही मिटा दिया उसके कि मेनर ने कभी इसका ऑर्डर भी दिया था। अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स, मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग टू नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, पीजेंट्स ने इतना ज़्यादा रिवोल्ट कर दिया, इसका रिजल्ट क्या हुआ, जितने भी नोबल लोग थे या जितने भी सेकेंड ईस्ट स्टेट के लोग थे, मोस्टली लोग वो या तो अपने घर से भाग गए, ठीक है, या तो नेबरिंग कंट्रीज में शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए, ठीक है। फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब लुईस 16 को पहली बार मतलब उन्होंने ये चीज़ फेस की थी, ठीक है, कि जनता इतना आक्रोश में है, ठीक है। और ये सोल्जर्स के ट्रूप्स के मतलब अकेले सोल्जर्स के ट्रूप के साथ ये अब हैंडल नहीं हो सकती, ठीक है। ये उन्होंने पहली बार फेस किया था। लुईस 16 फाइनली accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his powers would from now on be checked by the Constitution, ठीक है। अब लुईस 16 डर चुके थे बहुत बुरी तरह कि जैसे अब ये इन्होंने अटैक कर दिया नोबल लोगों पे, ठीक है, कुछ देर बाद स्थिति ऐसी हो जाएगी कि मुझ पे भी अटैक कर देंगे, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का, ठीक है। ये लोग इतना आक्रोश है इनके अंदर, इतना गुस्सा है इनको के अंदर, ये लोग कभी भी मेरे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो लुईस 16 ने क्या कहा कि हमें अब ना हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है उसके अकॉर्डिंग ही मैं भी चलूँगा, ठीक है। मेरी पावर लिमिट हो रही है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ट्रूप्स उन्होंने अपने वापस बुला लिए, ठीक है। अब जो भी पावर्स थी उनकी अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, अब लिमिट तक हो जाएंगी, लिमिटेड हो जाएंगी लुईस 16 की पावर, ठीक है। जो किंग थे उनकी पावर अब लिमिटेड हो जाएंगी, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes, ठीक है। अब ये जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी उन्होंने किस रात 4 अगस्त 1789 की रात को उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो भी फ्यूडल सिस्टम वगैरह है, जो टैक्सेस का है, जो थर्ड ईस्ट स्टेट ही सिर्फ पे करेगी, या जो भी सिस्टम है वो उन्होंने बिल्कुल अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश मतलब ख़त्म कर दिया, ठीक है। उन्होंने पास किया डिक्री में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी उन्होंने ये चीज़ लिख दी कि जो फ्यूडल सिस्टम है वो अब पूरी तरीके से हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। टिट्स वर अबॉलिश एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कन्फिस्केटेड, ठीक है। टिट्स मतलब जो एक्स्ट्रा जो चर्चेस थे जो टैक्स लिया करते थे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो चर्चेस जो टैक्स लिया करते थे पीजेंट्स से, ठीक है, वो अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पीजेंट्स एंड वर्कर्स को बहुत दिक्कत आ रही थी, हर जगह टैक्स वो भरते थे, मतलब इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो कि टैक्स पे करें, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ ही अबॉलिश कर दी, जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने ये चीज़ अबॉलिश कर दी। As a result, the government acquired assets worth at least 2 बिलियन लिवर्स, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उनको असेट्स मिल गए थे, या एक्वायर मतलब मिल गए थे, ठीक है। असेट्स मिल गए थे कितने के, एटलीस्ट 2 बिलियन लिवर्स के, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।